हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास नंबर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग मास नंबर डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो मास नंबर का एक्चुअल मतलब क्या होता है एंड उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सबसे पहले जान लेते हैं कि मास नंबर होता क्या है, उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेफिनेशन जो हम लोगों ने एटॉमिक नंबर का लास्ट क्लास में लिखा था, दैट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब जितने भी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उनको हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड मास नंबर, प्रोटॉन का नंबर तो होता ही है, साथ में उसमें न्यूट्रॉन का नंबर भी इंक्लूडेड होता है। सो सम ऑफ, ये एक तरीके का सम है, मतलब दो चीज़ों को जोड़ने पर मास नंबर मिलता है। किन दो चीज़ों को जोड़ेंगे तो मास नंबर मिलेगा? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के नंबर को और न्यूट्रॉन्स के नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? मास नंबर मिलेगा। एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के नंबर को ऐड करना है, सिर्फ वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कोई यूनिट होता है, तो आपको कहना है दीज आर यूनिटलेस क्वांटिटीज़। यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंस हम जानते हैं कि किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए मास नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, सो इफ़ यू आर आस्क्ड कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास नंबर, तो आपको कहना है इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपली एक नंबर है। नंबर किस चीज़ का? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने पर जो नंबर आता है वो, वही नंबर मास नंबर कहलाता है। अब ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वी नो दैट इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो ये न्यूक्लियस में रहने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, सो सिंस ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में ही रिसाइड करते हैं, दैट इज़ वाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ में इन जनरल न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, अगर क्वेश्चन आया व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are together called as nucleons, as they reside in the nucleus. ओके, ये न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसीलिए इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को साथ में हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने मास नंबर फाइंड आउट कर लिया या हमारे पास मास नंबर का वैल्यू है, तो हम एक तरीके से न्यूक्लियॉन्स के नंबर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर किसी का मास नंबर 10 है, अगर मास नंबर किसी चीज़ का 10 है, किसी एलिमेंट का मास नंबर 10 है, इसका मतलब ये है कि ये 10 जो है वो प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ने से आ रहा है। दिस 10 नंबर इज कमिंग आफ्टर एडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये नंबर 10 आएगा, क्योंकि हमको बताया गया कि 10 जो है वो मास नंबर है। तो ये जो 10, अगर हम इसको मास नंबर कह रहे हैं, तो इसी 10 को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं।
क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का भी मतलब वही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो अगर आपको न्यूक्लियॉन्स का नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है क्वेश्चन में, तो वो भी मास नंबर के बराबर ही होगा, क्योंकि उसमें भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ही ऐड करके बताते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियॉन्स और मास नंबर दोनों का जो वैल्यू है न्यूमेरिकली दोनों सेम होते हैं। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो आपको टिल क्लास 10 तक पढ़ना है, उनके मास नंबर्स ये आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, एंड आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ टेबल में कॉलम वाइज लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन सी। ओके, सबसे पहला एलिमेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास नंबर हम लोग 1 लेकर के चल रहे हैं। तो मास नंबर 1 ये किसके वजह से है? एक प्रोटॉन के वजह से है। ठीक है, एक प्रोटॉन के वजह से, इसका मतलब ये कि इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में एक भी प्रोटॉन नहीं होता है, इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन। तो इसीलिए इसका जो मास नंबर है वो 1 ही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 प्रोटॉन। ओके, हीलियम का मास नंबर 4 है और उसमें 2 प्रोटॉन हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अगर एक फॉर्मूला जनरेट कर लें हम लोग अपने से कि मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अगर इस तरीके से मैं एक फॉर्मूला बताऊं कि मास नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो मास नंबर आएगा। तो अगर मुझे प्रोटॉन पता है और हमें मास नंबर का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हम न्यूट्रॉन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? डेफिनेटली येस, वी कैन फाइंड दैट आउट। बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूट्रॉन का नंबर। जैसे हीलियम के केस में अभी हम लोगों ने देखा कि मास नंबर 4 था, प्रोटॉन वहाँ पर 2 दिया हुआ है कि उसके पास 2 प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन फिर कितना होगा? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स विल इट हैव? हम लोग बस इसको इधर शिफ्ट करेंगे एंड शिफ्ट करने के बाद न्यूट्रॉन का वैल्यू आ जाएगा 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फॉर गेटिंग न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हम मास नंबर से क्या माइनस कर रहे हैं? हम प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन को अगर हम मास नंबर से माइनस करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन का वैल्यू मिल जाएगा कि कितने न्यूट्रॉन्स हैं। एक्चुअल में न्यूट्रॉन का नंबर हम पता कर लेंगे। तो मास नंबर से क्या माइनस करना है हमको? प्रोटॉन के नंबर को माइनस करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो वही अभी हम लोग इस टेबल में करने वाले हैं। मास नंबर का वैल्यू लिखा हुआ है, वो एनसीईआरटी के बुक में भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज किसी भी रेफरेंस बुक में आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ भी आप स्क्रीन में थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, मास नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। सी यहाँ पे देखिए, इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको मास नंबर दिखेगा। ओके, और इस मास नंबर को आपको यूज़ करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आई जस्ट मेक अनदर कॉलम, न्यूट्रॉन का एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे। सो न्यूट्रॉन के लिए जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? मास नंबर से हम लोग क्या माइनस करेंगे? प्रोटॉन्स माइनस करेंगे तो हमको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन के केस में मास नंबर भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, सो दैट मीन्स 1 से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 0, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। हीलियम के केस में मास नंबर कितना है? 4। तो 4 से क्या माइनस करना है हमको? उसके प्रोटॉन को, दैट इज 2 माइनस करना है। सो 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 - 2 दैट हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, उसी तरीके से लिथियम के केस में आपको मास नंबर 7 दिया हुआ है, तो 7 हमने यहाँ पे लिखा। और फिर प्रोटॉन कितने थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था? दैट इट हैज़ 3 प्रोटॉन्स। उसमें से 3 माइनस करेंगे, वी विल बी गेटिंग 4।
तो ये जो 4 वैल्यू आ रहा है ये क्या आ रहा है, 4 न्यूट्रॉन्स आ रहा है। तो उसी तरीके से आगे हम लोग जैसे सॉल्व करते जाएंगे, सो 9 माइनस 4 दैट इज गोइंग टू गिव यू 5 न्यूट्रॉन्स इन बेरिलियम। अकॉर्डिंगली बोरॉन के लिए 11 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6, ओके, 6 न्यूट्रॉन्स इन बोरॉन। अच्छा, एक चीज़ और भी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर बराबर हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं और यहाँ न्यूट्रॉन भी 2 आ रहा है, बराबर है, यहाँ इस केस में बराबर है। लेकिन अगर आप यहाँ लिथियम का केस देखेंगे, बेरिलियम का केस देखेंगे, बोरॉन का केस देखेंगे, तो एक एक न्यूट्रॉन सब में ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रोटॉन हैं तो यहाँ 4 न्यूट्रॉन हैं, यहाँ पे 4 प्रोटॉन हैं तो यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 5 प्रोटॉन है तो यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है, एक एक ज़्यादा है। तो ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, इट कैन वैरी, या तो इक्वल होगा या तो एक ज़्यादा होगा या एक कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एलिमेंट जो आप कंसिडर कर रहे हैं। तो इसीलिए बराबर लेके कभी नहीं चलेंगे, ठीक है, इट कैन वैरी फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहता है, वो बदल सकता है। सो इसीलिए बराबर लेके काम नहीं करेंगे। कार्बन के केस में येस इट इज़ इक्वल, आपका जो मास नंबर है दैट इज़ 12, उसमें से हम प्रोटॉन के नंबर को माइनस करेंगे, वे विल बी गेटिंग 6। तो 6 इसमें प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन भी आ गया, तो एवरीथिंग इज़ इक्वल हियर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर मैच करता है। लेकिन सारे एलिमेंट्स में ऐसा नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो मैच नहीं करता है। उसी तरीके से नाइट्रोजन के केस में आपको बराबर दिखेगा, 14 माइनस 7 गिव्स यू 7 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्सीजन के केस में 16 माइनस 8 गिव्स यू 8, सो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, यहाँ भी बराबर है। लेकिन फ्लोरीन के केस में फिर आपको बराबर नहीं दिखेगा, 19 माइनस 9 दैट इज 10, सो 9 प्रोटॉन्स बट 10 न्यूट्रॉन्स, मतलब एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। सो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर आप ले रहे हैं, तो इसको याद नहीं कर लेना है, किसी किसी के लिए बराबर है, किसी किसी के लिए बराबर नहीं है, तो इसलिए उसको फिक्स लेके नहीं चलना है। और ऐसे भी ज़्यादातर केसेस में मास नंबर्स, अगर मास नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मास नंबर क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन कुछ कॉमन एलिमेंट्स है जिसके मास नंबर्स या जिसके एटॉमिक मासेस आप पहले से जानते हैं, जो आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। सो वहाँ पे एटॉमिक मासेस किसी किसी का आपको पहले से पता है, जैसे हमने कार्बन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है दैट इट इज़ कार्बन 12, ओके। ऑक्सीजन के लिए हम 16 लेते हैं, वी ऑलरेडी नो दिस। हाइड्रोजन के लिए 1 लेते हैं। तो जो एलिमेंट्स फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं उनके मास नंबर्स याद कर लेंगे, या आपको पहले से याद होगा क्योंकि आपने एटॉमिक मास अगर इस्तेमाल किया है, एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मोल कॉन्सेप्ट में, तो फिर मास नंबर से ज़्यादा आपको खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट मोर और लेस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दोनों का सेम होता है, इसीलिए आराम से आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे मास नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर का ये जो सीक्वेंस है इसको याद करना ज़रूरी है। मास नंबर नहीं भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा आपका, लेकिन एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी को याद करने के बाद आगे जाके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। तो एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं नियॉन में। नियॉन में भी आपको बराबर दिखता है, 20 माइनस 10 गिव्स यू 10, 10 प्रोटॉन्स 10 न्यूट्रॉन्स। उसी तरीके से सोडियम के केस में अगर मैं यहाँ माइनस करूँ तो यहाँ पे आपको बराबर नहीं दिखेगा, 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, तो एक ज़्यादा न्यूट्रॉन है इसमें। मैग्नीशियम के केस में आपको इक्वल वैल्यूज़ दिखता है, 24 माइनस 12 दैट इज़ इक्वल टू 12, सो 12 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स। एल्यूमिनियम के केस में उसी तरीके से आपको फिर से बराबर नहीं दिखेगा, 27 माइनस 13 दैट गिव्स यू 14, सो 13
proton and 14 neutrons. So the number of proton neutron is not equal. सिलिकॉन के केस में बराबर दिखेगा, 28 माइनस 14 गिव्स यू 14. देन उसके बाद है फॉस्फोरस के केस में आपको दिख रहा है 31 माइनस 15, फिर से बराबर नहीं है ना. सो 15 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स. सल्फर के केस में द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज सल्फर. सल्फर के केस में आपको दिखेगा बराबर है ये दोनों वैल्यूज, 32 माइनस 16 इज 16. क्लोरीन के केस में आपको फिर से ये वैल्यू बराबर नहीं दिखेगा, दैट इज 35 माइनस 17, दैट गिव्स यू 18. सो 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स. उसी तरीके से आर्गन के केस में भी बराबर नहीं है, 40 माइनस 18, दैट गिव्स यू 22. सो 18 प्रोटॉन्स एंड 22 न्यूट्रॉन्स. बहुत ज़्यादा गैप है ना. सो इसीलिए कम ज़्यादा होता रहता है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर मैच नहीं भी कर सकता है. नेक्स्ट है पोटाशियम, दैट इज़ 39. 39 minus 19, that gives you 20. So again it does not match, 19 protons and 20 neutrons. Last कैल्शियम का मैच करता है, 40 minus 20, that gives you 20. So 20 protons and 20 neutrons. So किसी किसी में वैल्यूज़ इक्वल है, किसी किसी में वैल्यूज़ इक्वल नहीं है. सो अकॉर्डिंगली किसी के लिए भी अगर आपको ऐसे मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं, दोनों माइनस करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उससे छोटा नंबर माइनस करिएगा, एंड देन यू विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. सो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए अगर आया तो माइनस करना है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है. एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको माइनस करना है, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके. इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग अब. मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ओके. एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को किसी भी एलिमेंट के सिंबल के साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे सपोज x एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका सिंबल है x, एंड यहाँ पर एक नंबर हम लिखेंगे विच कुड बी रिप्रेजेंटेड विद अ लेटर z, एंड उसके लेफ्ट अपर साइड पे एक नंबर लिखेंगे हम लोग जो कि एक अल्फ़ाबेट से भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ a. सो यहाँ पे x का मतलब है सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, केमिकल सिंबल जो किसी एलिमेंट का होता है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. ओके. और यहाँ पे z एक नंबर होगा. यहाँ जनरल वे में इसको अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखा गया है, बट नॉर्मली जब हम लिखेंगे तो z के जगह एक नंबर होगा जो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं सबस्क्रिप्ट में, एंड ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है. और A जो है, A भी एक अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन जब ये किसी नॉर्मली हम किसी एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो A रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर जो एलिमेंट का मास नंबर होगा. सो A रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मास नंबर ऑफ द एलिमेंट. और याद रखना है कि मास नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर की तरफ लिखा जाएगा. सो मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं. एंड ये एक तरीका है जिसमें कि सिंबल भी पता चल रहा है, एटॉमिक नंबर भी पता चल रहा है, एंड मास नंबर भी पता चल रहा है. इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सारी चीज़ों को साथ में. अब ये हमेशा याद रखना है कि मास नंबर हमेशा एक ग्रेटर नंबर होगा, एटॉमिक नंबर उससे छोटा होगा. तो अगर याद करने में मुश्किल है तो हमेशा छोटा नंबर एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर हमेशा ग्रेटर नंबर होता है. छोटा वाला नंबर नीचे लिखना है, बड़ा वाला नंबर आपको ऊपर लिखना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए आपको लिख लेते हैं
सपोज यहाँ पे हम लोग नियॉन ले लेते हैं, ठीक है, नियॉन। सो नियॉन का सिंबल क्या होता है, Ne, ओके, सिंबल Ne। और इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इसका हम लोग लेते हैं एज 10, ठीक है। Z का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा नियॉन के लिए। और मास नंबर क्या होना चाहिए, मास नंबर इसका है, मास नंबर इसका हम लोग 20 लेकर चलते हैं। सो 20 को आपको ऊपर लिखना है यहाँ पर और 10 को यहाँ नीचे लिखना है। सो ये 10 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 10 रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर, ओके। दैट मीन्स ये Z को रिप्रेजेंट करता है, Z सिंबल होता है एटॉमिक नंबर का। एंड 20 जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मास नंबर, जो कि हम लोग कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं, ओके। सो नियॉन में 20 का मतलब जो ऊपर लिखा गया है दैट इज मास नंबर, 10 का मतलब है एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से बाकी एलिमेंट्स के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। सपोज इफ आई राइट फॉर सिलिकन, सिलिकन के लिए अगर मैं लिखूं 14 एंड यहाँ पे 28, सो 14 28 का मतलब क्या है, SI मतलब सिलिकन, सिलिकन का सिंबल लिखा हुआ है। 14 मतलब 14 इज द एटॉमिक नंबर और 28 मतलब 28 इज द मास नंबर। जो नंबर ऊपर लिखा होता है सिंबल के साथ में वो मास नंबर होता है, और जो नंबर नीचे लिखा होता है सिंबल के साथ में वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। सो इसी तरीके से आपको एलिमेंट के सिंबल सब देखने को मिलेंगे जब उसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इंक्लूडेड होता है, तब इस तरीके से नंबर का कॉम्बिनेशन दिखेगा। अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको एलिमेंट इसी तरीके से रिप्रेजेंटेड दिखने वाला है, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं X, Y, Z, Q एंड T। इन पांचों एलिमेंट्स से रिलेटेड आपको उनके एटॉमिक नंबर्स और उनके मास नंबर्स उसके सिंबल में ही मेंशन्ड है। जैसे अगर मैं X का एग्जांपल ले लूँ तो X का आपको नंबर दिया हुआ है यहाँ पे एटॉमिक नंबर 16 एंड मास नंबर 32। उसी तरीके से Y, Z, Q एंड T के लिए भी मेंशन्ड है। सो सबके एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आपके पास दिए हुए हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, विच एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब हमें कभी भी किसी भी एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करना है तो हम लोग मास नंबर को पहले लिखते हैं एंड उससे एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट में आपको करना क्या है, करना ये है कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को आपको माइनस करते जाना है, ठीक है। तो X, Y, Z, Q एंड T। तो X है 16 32, देन इसका है 20 एंड 40, 11 एंड 23, 15 एंड 31, 12 एंड 24। अब नीचे वाले नंबर को माइनस करेंगे ऊपर वाले नंबर से इन ऑर्डर टू गेट द न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन सब में कितने कितने हैं। तो X से शुरू कर रहे हैं हम लोग, 32 माइनस 16 दैट गिव्स यू 16। उसी तरीके से 40 माइनस 20 गिव्स यू 20। फिर 23 माइनस 11, मतलब ऊपर वाला नंबर से नीचे वाला नंबर माइनस हो रहा है, दैट गिव्स यू 12। उसी तरीके से यहाँ पे आ गया आपका 31 माइनस 15 दैट गिव्स यू 16। देन 24 माइनस 12, मतलब ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस किया तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 12। अब आपको देखना है कि आपने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किया, न्यूट्रॉन का जो भी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया है, इसमें से कौन कौन सा नंबर आपका मैच कर रहा है, कौन कौन सा नंबर इक्वल है। तो यहाँ 16 एक वैल्यू है और इधर भी एक 16 वैल्यू है, मतलब ये दोनों मैच करते हैं, ठीक है। फिर 12 एक वैल्यू है और दूसरा 12 एक वैल्यू है, इन दोनों के वैल्यूज़ आपके मैच करते हैं। तो 12 12 मैच कर रहा है, 16 16 मैच कर रहा है, 20 किसी से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको बोलना है कि आपका यहाँ जो फाइनल आंसर आएगा फर्स्ट का, ये सब सॉल्व करने के बाद
तो 16 किससे मैच कर रहा है, 16x का मैच कर रहा है q के साथ, तो आप बोलेंगे x एंड q, ठीक है, x एंड q का एक पेयर बना, और दूसरा आपका क्या बन रहा है, z का और t का एक पेयर बन रहा है, तो z एंड t, ये दोनों, ये जो दो पेयर्स बन रहे हैं, इन दोनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दोनों पेयर्स के पास है। ओके, सो z एंड q एंड z, x एंड q एंड z एंड t, ठीक है, तो x और q का सेम न्यूट्रॉन्स है और z और t का सेम न्यूट्रॉन्स है, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। देन सेकेंड क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑल सब अटोमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट Q। एलिमेंट Q के लिए आपको सारे सब अटोमिक पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना है। सारे सब अटोमिक पार्टिकल्स मतलब, इसका मतलब क्या है, सारे सब अटोमिक पार्टिकल्स, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का नंबर भी फाइंड आउट करेंगे, प्रोटॉन का नंबर भी एंड न्यूट्रॉन का नंबर भी, तीनों सब अटोमिक पार्टिकल का टोटल नंबर आपको फाइंड आउट करके बताना है, किसके लिए, एलिमेंट Q के लिए। सो एलिमेंट Q का वैल्यू हमें बस इतना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर 31 एंड 15, तो इसको हम लोग सेपरेटली लिख करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, नंबर B। सो Q का जो वैल्यू है, मास नंबर दैट इज 31 एंड एटॉमिक नंबर इज 15। सो एटॉमिक नंबर एक तरीके से प्रोटॉन का नंबर बताता है, राइट। सो एटॉमिक नंबर से हमको डायरेक्टली पता चल जाता है प्रोटॉन का नंबर। सो इट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स हमको यहाँ डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 15। और सिंस एटम न्यूट्रल होता है तो प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। सो इसीलिए जितना प्रोटॉन्स उतना ही इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आएगा, जितना प्रोटॉन का नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 15। और न्यूट्रॉन तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया था, सो दैट वाज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कभी भी किसी भी एलिमेंट के लिए आपको अगर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर एंड न्यूट्रॉन का नंबर, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन का नंबर होगा और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो नीचे वाला नंबर होगा 15, इसको आप प्रोटॉन के लिए भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख सकते हैं। और न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रॉन के लिए इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने एक एलिमेंट के लिए ऐसे करके बताया, तो ऐसा किसी भी एलिमेंट के लिए जब आएगा तो आपको करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप कोई मुश्किल नहीं है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में अगर ये सब पूछा जाता है तो आपसे बन जाना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। माइनस करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, दिस इज़ ऑल वेरी ईजी। और बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, किसको किससे माइनस करना है, बस ये आपको ध्यान से करना होगा। और बाकी की चीज़ें तो ईजी हैं, बस ध्यान से करेंगे तो कुछ गलती नहीं होगी। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन डिफरेंट शेल्स, क्योंकि हम लोगों ने बोर वाली स्कीम पढ़ी है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग फिर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट सीखेंगे इन डिफरेंट शेल्स, KLMN शेल्स में इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैसे होता है वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू।